तो बच्चों कभी इस हाथी की तरह लटके हो लटके हो कभी ऐसे उछल उछल करके एक इस तरह करके मिल जाते हैं अंदर, इसको कैंटिलीवर बोला जाता है। कैंटिलीवर ऐसे ऐसे लटक रहे, लेकिन आप नीचे नहीं गिरते हो, ठीक है, आप नीचे नहीं गिरते हो। ओके, हाँ, अगर ये वीक रहा तो टूट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ इतना रहना चाहिए कि ये टूटे नहीं। तो बेसिकली यहाँ दो तरह के मोशन हो सकते हैं। अगर यहाँ से फिसल गया तो ये आगे बढ़ सकता है, और अगर ज्यादा ये रहा तो ये और ज्यादा नीचे घूम जाएगा। दो तरह के मोशन पॉसिबल है, एक कैसा ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा कैसा रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये दो मोशन पॉसिबल है। अगर हम इस दोनों मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, ना ही तो ट्रांसलेशनल मोशन हो और ना ही तो रोटेशनल मोशन हो। जैसे अभी देखिए इस सिचुएशन में ये जो हाथी दादा है, हाथी दादा हमारे क्या हो गए, रुक गए हैं। इसका मतलब क्या, दोनों तरह का ये मोशन अभी ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। हम इसकी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो चलिए इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, दोनों तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, है ना, और कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल को किया जाता है वो न्यूमेरिकल भी हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को भी उस तरह से आपको सॉल्व कर करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। चलिए समझते हैं जरा सा इसको। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी याद है, ये चैप्टर ही स्टार्ट करा था हमने रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी एक सिंगल बॉडी होता है, ठीक है, जिसका शेप चेंज नहीं होता, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह जो भी है उसका वो फिक्स है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है रिजिड बॉडी का, एक बार इसका शेप बन गया तो बन गया, ये फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है ड्यूरिंग द मूवमेंट ये छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला, एक बार सब कुछ हुआ तो वो फिक्स हो गया। दिस इज अ रिजिड बॉडी। एक सिंगल बॉडी की बात कर रहे हैं, वो रिजिड बॉडी है। अच्छा, इक्विलिब्रियम हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था, व्हाट वाज इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज 0। तो वहां पे हम लोग कौन से मूवमेंट की बात करते थे? लॉज ऑफ मोशन में कौन से मूवमेंट की बात करते थे? वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की बात करते थे। इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम था? लीनियर मोशन वाला इक्विलिब्रियम था। अब हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करें तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन एक और होता है। कैसा मोशन होता है? रोटेशनल। तो अगर हम परफेक्ट इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो सिर्फ लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं, कैसा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अगर इक्विलिब्रियम होना है तो सिर्फ लीनियर नहीं, कैसा, रोटेशनल भी होना चाहिए। सो अगर लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए टोटल एक्सटर्नल फोर्स वाज इक्वल टू 0, तो रोटेशनल के लिए बताओ क्या होगा? रोटेशनल के लिए क्या हो जाएगा? टोटल या फिर एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये दोनों तरह के इक्विलिब्रियम हो गए। ओके, तो नोट कीजिए, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। थोड़ा सा घुमा करके लिखा है मैंने, क्या, एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ना, नॉट चेंजिंग विद टाइम। उसी तरह से अगर लीनियर इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो ये है आपका डेफिनेशन। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम भी एक्सटर्नल फोर्स भी 0 और एक्सटर्नल टॉर्क भी 0। समझ में आ गया? It means for linear equilibrium, linear equilibrium मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। क्या इंडिविजुअली इसको हम ऐसा कह सकते हैं?
समेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब इस फोर्स को, बिकॉज ये फोर्स कितने डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक्स में भी हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं और जेड में भी हो सकते हैं, तो अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0, summation of all the force along the y axis will be equal to 0 and summation of all the force along the z will be equal to 0। अब ये वेक्टर फॉर्म में, सॉरी स्केलर फॉर्म में हो गया। जैसे हम लोग मोमेंटम का कर रहे थे, अब क्या किसका के लिए करेंगे, हम लोग फोर्स के लिए करेंगे। एक्स वाई जेड को अलग अलग कर दिया हमने ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, एक्स एक्स को ऐड करना आसान हो जाए, जो पॉजिटिव एक्स की तरफ है उसको ऐड कर देंगे, जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से हम, अगर हमने सारे फोर्स को कर दिया, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और इजी हो जाएगा, बट अभी आपको बेस समझना। और सिमिलरली फॉर कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अभी हमने बात करी थी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा इसमें, समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, वेक्टर है। तो हम इसको क्या कर देंगे, summation of all the force, summation of all the torque along the about x axis, summation of all the torque along नहीं, about y, and summation of all the torque along z will be equal to क्या हो जाएगा, 0। तो हमने वेक्टर से इसको किस में कर दिया, स्केलर में कर दिया, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। एक और क्वेश्चन है कुछ कुछ टॉर्क से रिलेटेड, वो करते हैं जरा सा। ये क्लियर हो गया, इस पे आगे चल करके भी हम इसको यूज करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं, साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसलेशनल के लिए हो गया, या फिर लीनियर कहिए, और वो किसके लिए हो गया, रोटेशनल के लिए हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, अभी एक दो करेंगे, उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड और है, उसके बारे में जरा सा पढ़ते हैं। हटा दें इसे। एक क्वेश्चन है, ओहो ये आगे पीछे हो जाता है। सो दैट द मोमेंट ऑफ ए कपल, कपल किसको बोले जाते हैं, जहां पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, पेयर में लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, कपल बोला जाता है। और जनरली अगर कपल बोला गया है तो दो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, उसको कपल बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं, सो दैट मोमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। मोमेंट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टॉर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ क्या होता है, ये फोर्स होता है। तो जब जनरली मोमेंट ऑफ मोमेंटम ना बोले तो तब तक आप मोमेंट को क्या लेना है, टॉर्क लेना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी मोमेंट है, ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो उसका नाम लिया जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जनरली टॉर्क का नाम क्या था, मोमेंट ऑफ टॉर्क, लेकिन इसमें सिर्फ आप मोमेंट भी बोल दिया तो आप क्या जहन में ले लेना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क। ठीक है, टॉर्क को ही तो कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, तो वहां पे हो सकता है कि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स ना बोले, खाली क्या बोले कि मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मोमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, लिखा जाता है स्पेशली, या फिर आपको बोलेगा कि एंगुलर मोमेंटम निकालो। खाली ये बोले मोमेंट निकालना है तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, टॉर्क की बात कर रहा है। ओके, तो कह रहे हैं सो दैट मोमेंट ऑफ ए कपल, मतलब दो फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। तो थोड़ा सा बस आइडिया दे देता हूं कपल के बारे में। कपल एक ऐसा पेयर ऑफ फोर्सेज है जो एक सिंगल बॉडी पे लगता है, इक्वल अमाउंट का लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और दो अलग अलग जगह पे लगता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन नोट करो।
हो गया। चलिए जरा सा इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझाना है मुझे, कपल क्या होता है। तो कपल होता है कोई एक बॉडी है, ठीक है, ले ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ठीक है, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है एफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये दो फोर्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इसका मोमेंट कितना होना चाहिए, इसका मोमेंट कितना होना चाहिए, वो उस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली वो हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। चलिए हमने ये पॉइंट ले लिया ओ, जो इसका जो पोजीशन है यहां से ये R1 पोजीशन है, और इसका जो पोजीशन है उसका यहाँ पर ये R2 पोजीशन है, ठीक है। चलिए टॉर्क निकालते, अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये है आपका L, राइट। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो टॉर्क अबाउट O निकालेंगे, टॉर्क अबाउट O। तो टॉर्क अबाउट O का मतलब एक फोर्स इस वाले की वजह से होगा और दूसरा वाला इस वजह की वजह से होगा। तो टॉर्क किसके वजह से, A के वजह से O के अबाउट, टॉर्क B की वजह से O के अबाउट होगा। चलिए निकालते हैं क्या कहता है ये। तो ये कहता है कि ये जब टॉर्क निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, R क्रॉस F। तो मान लीजिए ये वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 क्रॉस F, ठीक है। कैसा जाएगा, R क्रॉस F, इसका मतलब ये इधर के R क्रॉस F क्या देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें R2 के लिए, इसकी वजह से तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, R2 क्रॉस F, ये भी सेम पॉजिटिव देगा एंटी क्लॉकवाइज, R2 क्रॉस F, लेकिन यहाँ जो है हमारा वो है माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये R1 क्रॉस F हो जाएगा और माइनस R2 क्रॉस F हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया। अब यहां से हम R1 माइनस R2 ऐसे रखेंगे और ये F कॉमन आ जाएगा। सो R1 माइनस R2 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर है ना, A से B भी ले सकते हैं और B से A भी ले सकते हैं हम। तो हम अगर चलो मान लेते हैं BA एक वेक्टर ले लिया, तो इसमें देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं क्या है, ये R2 प्लस BA वेक्टर कितना के बराबर हो जाएगा, R1, क्योंकि एक ट्रायंगल बना रहा है तो एंगल ऑफ रूल्स, ट्रायंगल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो वेक्टर ट्रायंगल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा। दो सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करते हैं तो तीसरा क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है। सो यहां से हमारा हो गया क्या, हम अगर R2 को उधर भेज दें तो BA वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये क्या, BA वेक्टर क्रॉस F, BA वेक्टर क्रॉस F। और BA वेक्टर क्या आपका, अगर L है तो L क्रॉस क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, इस पॉइंट पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए ठीक है। जब भी कपल फोर्स लगेगा कहीं पर भी, कपल फोर्स समझ गए आप, इवन ये है, इसकी बात कर रहे हैं, ढक्कन को खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, रोटेट करना होता है, और कम से कम कितने जगह फोर्स लगाना पड़ता है, दो जगह पे, ऐसे करते हैं ना ऐसे। तो देखिए ये इस पे इधर फोर्स लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है, ये बेसिकली हम क्या जनरेट कर रहे हैं, कपल लगा रहे हैं, कपल लगा रहे हैं। और कपल लगने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने से क्या होता है, इसका रोटेशन होता है। तो ये जो कपल है बेसिकली किसी एक सिंगल बॉडी पे, कोई भी कुछ भी बॉडी ले, हमने गोल सा बॉडी ले लिया, अब इस पे अगर एक फोर्स इधर से लग रहा है, कपल लगाने के लिए आपको दूसरा फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और जब आप टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, दोनों की अपनी अपनी लाइन बनेगी ना, इसकी लाइन ये बनेगी, इसकी लाइन ये बनेगी, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही होता है। दोनों फोर्स में से क्या लेंगे, कोई एक फोर्स लेंगे, इनटू क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यही बनाता है कपल, और कपल जनरेट करता है टॉर्क, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने तो निकाल दिया था कि फोर्स इनटू आर के ऐसे करके एक एक्सिस के अबाउट लेते हैं, रोटेट होता है, टॉर्क बनता है। लेकिन फाइनली हमें यह पता चलता है कि भाई इट इज ऑलवेज सेकंड फोर्स आर अवेलेबल, बगैर दूसरे वाले फोर्स के हम टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते।
तो होता क्या है कि दूसरा फोर्स वहां पर छुपा हुआ रहता है, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा रोटेट कर रहा है, ना, रोटेट कर रहा है तो क्या लग रहा होगा? टॉर्क। टॉर्क लगने के लिए फोर्स कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं, ऐसे। ठीक है, तो अभी जो हमने अब तक जो पढ़ा था इससे पहले लास्ट क्लास तक, ये हमारा एक्सिस, एक्सिस से हमारा ये रेडियल डिस्टेंस, और ये फोर्स निकाल लिया टॉर्क आर क्रॉस एफ करके। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है हमने फोर्स किधर लगाया, आर क्रॉस एफ कर लोगे। लेकिन अब हमने जाकर के पढ़ा कि भाई नहीं, एक फोर्स से तो नहीं होता, दूसरा फोर्स भी लगता है, और जितना हमने इधर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स दूसरे एंड पे लगना चाहिए, तभी कपल बनेगा, तभी टॉर्क जनरेट होगा। तो यस, यहां पर भी लग रहा है दूसरा फोर्स। कौन लगा रहा है? हिंज। अब हिंज हटा दो, क्या ये घूमेगा? करके देख लो आप। अगर आप उस एंड का हिंज हटा दोगे तो ये कभी घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो इस बॉडी पे आप अगर इतना फोर्स इधर लगा रहे हो ना, और इसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नेट जो आपका लीनियर फोर्स है वो क्या है? जीरो। तो जितना इधर लगा रहे होगे उतना ही दूसरे एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। वो कहां से लग रहा है? हिंज से लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना इधर लग रहा है उतना ही दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए? लीनियर फोर्स जीरो होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो टॉर्क वाला होना चाहिए। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? नेट फोर्स जीरो है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। लेकिन ये नेट फोर्स जीरो होकर के भी टॉर्क लेकिन जरूर जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या है? दूर है। अगर उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो समझ जाइए कि क्या होगा? टॉर्क जनरेट हो जाएगा। सो इसमें लीनियर मोशन नहीं होने वाला, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन रोटेशनल जीरो नहीं है, मतलब टॉर्क लग रहा है यहां पर और इसका रोटेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कपल, और सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, एक कपल वाला। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस भी लिख दिया मैंने कि टॉर्क ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। A pair of forces of equal magnitude but acting in opposite direction with different lines of action is known as couple, या फिर क्या कहते हैं इसको? टॉर्क भी कहते हैं। A couple produces rotation without translation. ट्रांसलेशन जीरो क्यों हो गया? क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। लेकिन वो नेट टॉर्क जरूर दे रहा है, नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, नीचे ऐड कर लीजिए ये लाइन। और ये टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला जो है, दोनों फोर्स में से एक फोर्स लेंगे और दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा। मान लेते हैं ये बॉडी है, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, पता है ना आप लोग को? हाँ, एफ और एफ के बीच में परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हो गया आपका टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो आप डायरेक्शन देख करके लगा ही सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है आपका टॉर्क में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब दो फोर्स लगते हैं तो ऐसा होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं अब जरा सा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, लिखिए तो। A pair of forces of 20 Newton acting on a
rigid body acting on a rigid body separated by 20 meter as shown in figure, as shown in figure. As shown in figure, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना न्यूटन का था, 20 न्यूटन, और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये जो लगा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ओके। और ये सेपरेशन दिया हुआ है, कितना मीटर है, 20 मीटर ना, ये 20 मीटर है, उस ऑब्जेक्ट पे जहां पे लग रहा है ना वहां सेपरेशन दिया हुआ है, निकालिए। उसको चाहो तो एक छोटा सा ऐसे बॉडी बना सकते हो, वो भी चलेगा, ऐसे करके। और ये कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, और ये कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, और इनके बीच में कितना मीटर है, 20 मीटर, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों डायग्राम चलेगा, आपको टॉर्क निकालना है, पक्का। फॉर्मूला लगा करके करो उसको, हाँ क्या बोल रहे हो, टाउ 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 न्यूटन मीटर होगा ना, देखो फोर्स इंटू आर होता है ना, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सयान अयान, फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राघवेंद्र निकल गया, डायग्राम कहाँ है, बेयर डायग्राम से तो बनेगा नहीं, आर साइन थीटा तो लगा लिया। कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये ऐसे, ये लाइन ऐसी है ना, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, दो लाइन ऐसे है पैरेलल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना, 60 डिग्री, और ये L दिया हुआ है कितना, ये तो कितना होगा अब, इसीलिए मैं बोला था डायग्राम बनाओ। अगर ये L है, ये 60 है, तो इसमें क्या लगाओगे, cos b/h, ये साइन लगाओगे, cos लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, L cos 60 डिग्री। अब आ गया, ये फोर्स आ गया, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L cos 60। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स में से कोई एक ले लो, कितना आ जाएगा भाई, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ये L cos 60, तो 20 L 20, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। आंसर लाना में मार्क्स जरूरी नहीं कि मिलेगा, जब डायग्राम दे देता है तो डायग्राम से ही निकालना है और वो बताना पड़ेगा। हाँ फॉर्मूला तो लगाओगे, लेकिन थीटा डिपेंड करता है ना कौन सा थीटा। हो सकता है कि मैंने 90 माइनस वाला थीटा दे रखा हो क्वेश्चन में, वो थोड़ी कह रहा है कि आर और एफ के बीच में है थीटा। अगर मैं चलो यहाँ पे 30 लगाया, मैं अगर ये वाला एंगल दे देता 30, ये वाला 30 दे देता, तो ये वाला कुछ और 6 दे देता, तो है ना, डिपेंड करता है ना कौन सा थीटा लेना है। इसीलिए जब भी ज्योमेट्री वाला मिले ना, तो ज्योमेट्री वाला में एंगल जरूर चेक करना है कि कहां का दिया हुआ है और हमें चाहिए कहां का। क्लियर हुआ? ओके, तो हमारा ये फोर्स हो गया और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए एक और टॉपिक है, तब उसके बाद न्यूमेरिकल का भरमार आएगा। अभी सब तो बस
ऐसे ही चल रहा है। ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट, और ये बेसिकली उसी का ये है। चलिए हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये एक लीवर दिया हुआ है, क्या है ये? लीवर है, ठीक है। ये लीवर इस तरह का होता है ना, बीच में एक जगह हिंज होता है और ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। इट्स लाइक सेम वो जो झूला होता है ना बच्चे वाला, दो तरफ बैठ करके ऊपर नीचे सीसा, हाँ वो वाला जो होता है, इधर दबा रहे उधर उठ रहा है, उधर दबा रहे उधर उठ रहा है। लीवर ऐसा ही रहता है। और लीवर बेसिकली वो वही उसी के जैसा होता है, स्पैनर के जैसा, ठीक है, घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, वो सब चीज। कभी कभी इसमें क्या यूज होता है, उधर वाला अगर कुछ ज्यादा सामान है उधर को उठाने के लिए इसी तरह का सिस्टम भी यूज होता है। उधर रखा ऐसे उठाया, ऊपर कहीं पहुंचाना तो वहां पहुंचा दे, फिर वापस नीचे कर दो। ओके, तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पे लोड आपका उठ रहा है, तो लोड उठाने के लिए भी ये सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। और तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीवर। क्या बोला जाता है इसको? सॉरी, इधर क्या बोला जाता है? लीवर। और जहां पे एक बीच में एक पॉइंट पर जो ये बीच में एक पॉइंट पर जो सपोर्ट रहता है, इसको बोला जाता है फुलक्रम। क्या बोलता है इसको? फुलक्रम। फुलक्रम के अबाउट ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितना आपको खेलना है, जिस हिसाब से खेलना है वैसे करना है, ठीक है। डायग्राम बनाओ जरा सा, हाँ अच्छा से बनाओ। दिख रहा है ना ये तुम लोगों को? ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है, नहीं देख रहा है तो मैं फिर इस पे लगा देता हूं। ये पूरा हो गया आपका लीवर, और ये लग रहा है आपका F1। ये इधर रोटेट कर सकता है, ये इधर लग रहा है कितना? F2, ठीक है। और यहां पे लग रहा है क्या? रिएक्शन। इसकी डिस्टेंस दी हुई है D1 और इसकी डिस्टेंस दी हुई है D2 इस एंड से। ये A है और ये B है, हाँ यस। सोच के देखो जरा सा, एक छोटा सा बच्चा को इधर लटका दो, उसको तुम्हें खिलाना है, तुम इधर क्या करोगे? तुम इसको नीचे खींचोगे ना, जाएगा ऊपर, लेकिन फोर्स किधर लगेगा? वेट तो नीचे लगेगा ना बच्चे का, तो फोर्स तो इधर लगेगा। उस बच्चे को आप ऊपर नीचे कराते रहो, जितना अपना खेलता रहेगा, आप उधर करते रहोगे, ठीक है। तो दोनों फोर्स किधर लगेगा? आपका नीचे। ये कपल नहीं है, कपल में होता है ऑपोजिट लगता है। और एक जमाने में, अभी भी हालांकि यूज होता है, गांव में खेत में पानी पटाने के लिए क्या करते हैं, खेत के आसपास ना छोटा छोटा वो तालाब बना हुआ रहता है। जब बारिश होता है तो तालाब में पानी रुक जाता है। अब उसमें इसी तरह का सिस्टम रहता है, इसमें बना हुआ रहता है, वो ऐसे ही जाएगा तो उसमें पानी आएगा, ऐसे उठा करके फिर उसको उस तरफ पलटने का रहता है, ऐसे ऐसे कर करके पानी निकाला जाता है। हालांकि अब तो हर जगह मोटर और वो सब आ गया, पंप सेट सब, लेकिन एक जमाने में यही यूज करके पानी पटाया जाता है। अभी भी बहुत सारे रील्स घूमते रहते हैं इस पे। तो इसको क्या बोलते हैं? फुलक्रम, जिसके अबाउट यो रोटेट करता है। ओके, तो अगर आप लोड उठाने का यूज कर रहे हो, क्रेन भी इसी तरह से काम करता है ना। आपका जो क्रेन होता है, अलग बात है उसमें कई सारे इस तरह के मल्टीपल होते हैं, बीच में एक सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ से उठाने का होता है, दूसरी तरफ, और आगे वाले की तरफ क्या होता है? लोड होता है। तो इधर से फोर्स लगाता है, जब मतलब एक जहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट लगा दिया, ऐसे गया क्रेन में लगाया लोड, और उसका फिर क्रेन वहां से उठाएगा, उठेगा कैसे? तो ऐसे ही उठता है ना, इधर यहाँ पे खींचता है, इसके दो तीन पार्ट में रहते हैं, इधर से खींचता है तो वो उठ जाता है वहां पे, फिर ले आकर के जहां नीचे डालना है, फिर यहाँ से छोड़ता है, फिर वो नीचे चला जाता है, राइट। तो ये जो होता है ना, इधर इधर लोड होता है जनरली। क्या होते हैं? इधर लोड होते हैं, ठीक है। और इधर जो आप फोर्स लगाते हो करने के लिए, इधर आप अपना फोर्स लगाते हो इसको काम करने के लिए, इसको बोला जाता है एफर्ट। जो एफर्ट आप लगा रहे हो ना अपने तरफ से, इस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो हो गया D1, लोड के तरफ जो आर्म है, इसको बोला जाता है लोड आर्म। क्या बोला जाता है? लोड आर्म। तो उसको क्या बोला जाएगा इधर? एफर्ट आर्म।
ये 4 को यूज याद रखिएगा। ठीक है, आ गया। अब अगर ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। इसमें बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक और फोर्स लग रहा है, नजर करो, ध्यान दो। R इज ए रिएक्शन, सपोर्ट वाला लगाता है रिएक्शन। अरे टेबल पे खड़े हो तो रिएक्शन फोर्स लगता है ना, जो हम लोग पहले इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो फुलकरम है वो क्या करता है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो वो किधर लगेगा, जाहिर सी बात है जब किसी चीज को दबाओगे तो नीचे वाला सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये जब दोनों नीचे दबाता है तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो कितने फोर्स लग गए, 3, F1 लोड, F2 एफर्ट, और तीसरा वाला क्या है, इसका रिएक्शन है। ओके, तो कौन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहे हैं, कौन से डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, तीनों फोर्स अपोजिट तो है। अगर एक्स वाई जेड, हम लोग सारे फोर्स को कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड में, सारे के सारे वाई में है, देखो सारे के सारे वाई हैं, कोई एक्स में नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो ना तो फिर एक्स वाला भी आ जाता है, वहां पे एक्स वाला भी पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, कि जब इधर से भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, यहां से फिर वो हिलने लग जाता है, तो फिर अलग चला जाता है। आप लोगों का बहुत ईजी है, अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्स क्या हो गए, वाई में। एक्स वाला तो कुछ है ही नहीं, जेड वाला तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे भी करते थे ना, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर वाई है, एक्स वाई से तो एक्स और जेड से तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसमें किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव माने, तो जनरली हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव, लेकिन कुछ भी ले सकते हो, नीचे को नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे तो ऊपर वाला अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो एनीवे पहले हम लोग ऊपर की तरफ जब वाई एक्सिस लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा आर, और जो नीचे वाला है हमने क्या बोला, जितने सारे वाई एक्सिस प्लस की तरफ प्लस में ले लेंगे, और जो उल्टी उसके उल्टा होगा उसको माइनस कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, 1 रहे 5 रहे 10 रहे कहीं पर भी रहे, तो आर प्लस में हो जाएगा और माइनस F1 हो जाएगा और माइनस F2 हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, एक इक्वेशन ये बन जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इस तरह एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम देखेंगे हम लोग, टॉर्क का। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका नाम फुलकरम रखा है, वो लिखना जहां पे सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट ऐसे बना दो, तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है वहां पे, है ना। जैसे वो सीसॉ में रहता है ना बीच में सपोर्ट, और सपोर्ट को इसमें क्या कहते हैं, फुलकरम कहते हैं, और पूरे को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। चलिए, अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, किसके लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। ये सारे के सारे किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, फुलकरम के अबाउट, है ना। जो इसका मूवमेंट हो रहा है किसके अबाउट हो रहा है, फुलकरम के। ठीक है, हालांकि आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, अभी अभी हमने देखा कि एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, एनीवे लेकिन आपको एक ना सिमेट्रिक पॉइंट लेना है जिसके अबाउट ये होगी। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके अबाउट ही ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बता सकते हो कौन सा एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कौन सा है। अब जो आपका जो एक्सिस है वो किधर है, एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है, जेड की तरफ है, हाँ एक्स किधर होगा, एक्स इधर होगा, क्या इसके अबाउट घूम रहा है वाई की तरफ। किस एक्सिस कौन सा है जिसके, मतलब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा इसके लिए, कौन सा एक्सिस बताओ, पॉइंट क्या है ये बताओ, पॉइंट तो ये है। अब इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस कैसा होगा, ऐसा होगा ना, किधर होगा, जेड के अबाउट होगा, होगा कि नहीं।
ऐसे होगा तभी तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर x है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, y है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमता ना, ऐसे ऐसे। और जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस किधर होगा, z के अबाउट। और कोई दूसरा रोटेशन तो है नहीं, एक ही रोटेशन है, ठीक है, एक ही रोटेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, टॉर्क अबाउट z विल बी इक्वल टू 0। चलिए इसमें टॉर्क निकालेंगे, तो कौन कौन सा टॉर्क है अगर हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम करना है तो इधर का निकालते हैं सबसे पहले F1 के वजह से। तो इसके अबाउट F1 तो किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ना। अच्छा अब इसमें भी है, दो रोटेशन मिलता है, एक क्लॉकवाइज मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हम लोग लेते हैं ना, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव ले लेते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो जितना सारा फोर्स एक्स की तरफ है उसको प्लस में ले लेते हैं, और जो वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 180 डिग्री पे हो जाता है। तो अब यहां पर भी दो तरह के आपको मिलेंगे, या एक मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज और एक मिलेगा क्लॉकवाइज। हालांकि आप किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव मान सकते हो, बट जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो देखिए इस फोर्स की बात करते हैं, इसके अबाउट ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने टॉर्क लगेंगे पहले ये बताइए, दो फोर्स है ना, एक इसके वजह से टॉर्क लगेगा और एक इसके वजह से लगेगा, या फिर हम कहते हैं कि मोमेंट। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स का एक्शन इधर है पूरा, और ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d1। और कैसा बनाएगा इसके अबाउट, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा फोर्स F1 इंटू डिस्टेंस क्या है, d1। ठीक है, F1 d1। अब दूसरा वाला फोर्स, पहले ये बीच में भी तो है R, इसके वजह से बताइए टॉर्क कितना हो जाएगा, किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, इसी के अबाउट निकाल रहे हैं, वहीं पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। तो ये वाला कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, ये वाला फोर्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। और तीसरा वाला फोर्स इसके अबाउट क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज, उसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये फोर्स का एक्शन इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है, तो क्या होता है, F2 इंटू d2 विल बी इक्वल टू कितना, 0। हो गया, इक्वेशन बन गया, कितना हो गया, ये F1 d1 इक्वल्स टू F2 d2। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। व्हाट इज F1, F1 आपका लोड इनटू क्या, लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू क्या, एफर्ट आर्म। ये जो इक्वेशन बन के आता है ना, इसके लिए इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब नोट कर लीजिए, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ, आप नीचे लिख लेना, मेरे पास तो जगह नहीं था इसीलिए मैंने यहां पे लिखा। लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इस इक्वेशन को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। दिस इक्वेशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, चलिए, तो अभी हमारे पास F1 D1 इज इक्वल टू आया है F2 D2।
ठीक है, अगर F1/F2 निकालें तो कितना हो जाएगा, उसके नीचे लिख लेना फिर नाउ करके। F1/F2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू D2/D1। ठीक है, ठीक है, F1/F2। सो बेसिकली F1 क्या है आपका, लोड है, और नीचे क्या है आपका, एफर्ट। इसके रेशियो को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज, विच इज इक्वल टू D2/D1। अभी लिखना मत, सुनो जरा सा। आप क्या चाहते हो ऐसा लीवर बना करके, क्या चाहते हो, कम फोर्स लगा करके, कम एफर्ट लगा करके ज्यादा लोड उठाना, या ज्यादा एफर्ट लगा के कम लोड उठाना, क्या चाहते हो आप, कम लोड लगा करके, सॉरी कम एफर्ट लगा करके ज्यादा लोड उठाना। तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लोड और एफर्ट का रेशियो ग्रेटर देन 1। लोड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। कम ताकत लगा करके ज्यादा बड़ा फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, यही चाहेंगे ना। कोई भी मशीन या फिर इंसान यही करता है ना, छोटा फोर्स लगा करके बड़ा लोड को उठाना है। तो जो रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। और जब ये रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब D2 शुड बी ग्रेटर देन D1। D2 शुड बी ग्रेटर देन D1। ये जानबूझ करके बनाया गया था, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। क्या तुम लोगों ने बराबर बराबर बनाया है अपने डायग्राम में? जान कहीं ऐसा ना हो कि सर ने गलती से थोड़ा सा एक बड़ा कर दिया और एक छोटा कर दिया है। किया है किसी ने, आकांक्षा ने, सर ने गलत कर दिया होगा, मैं सही कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने जानबूझ करके उस वक्त नहीं बोला, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। ठीक है, तो ये जानबूझ करके बनाया गया कि D2 क्या होना चाहिए, D1 से बड़ा होना चाहिए। और ये रेशियो जितना बड़ा बनाओगे उतना ही फायदा आपको क्या होगा, लोड को उठाने में होगा। ये जितने क्रेन का जो काम करते हैं, एक बड़े बड़े ट्रक को उठा लेता है, किस वजह से, इसी लीवर के हेल्प से। वो लीवर होते हैं 3-4 रेशियो में जो होता है ना उसका, वो लीवर होता है। और उस छोटे से क्या कर सकते हो आप, बड़े से बड़े लोड को उठा लेते हो। अगर ये लीवर बड़ा कर दिया ना, एक बड़े से बड़े आदमी को ये बिठा लो, छोटे वाला बच्चा इसको ऊपर नीचे कर सकता है। क्योंकि इधर वाला पार्ट क्या है, अगर बड़ा कर दिया जाए तो बराबर बराबर कर दोगे तो फिर बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो वजह है कि आपने देखा वो जो स्पैनर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पाना सब, तो जितना बड़ा हो डी उतना बड़ा टॉर्क आपका लग जाता है, उतना बड़ा मोमेंट लग जाता है। और उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, छोटा एफर्ट लगा करके बड़ा लोड को आराम से उठा सकते हो। ठीक है, व्हाट इज एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब ये जो मैकेनिकल सिस्टम बनाया आपने, इसका आपको एडवांटेज उठाना है। तो इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। और नीचे लिख लीजिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1, नीचे लिख लिया। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए आता है। लोड आर्म दिया रहेगा, एफर्ट आर्म, एफर्ट इसमें से दिया रहेगा, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये रेशियो दिया रहता है, तो कैलकुलेट करना पड़ता है ये सब। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे इस पे, और जो अपना पुराना इक्विलिब्रियम पे है वो पे। नोट कर लिया सबने, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई डाउट? राघवेंद्र क्लियर है? तो मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? समझो फिर, करो करो, एक बार नहीं होगा दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा तो तीसरी बार होगा। क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद छुट्टी दे देंगे। चलिए पढ़िए, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ए मेटल बार
कितना लंबा है? 70 सेंटीमीटर लंबा। और खुद का मास कितना है उसका? 4 kg। सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ्स एजेज, 2 नाइफ्स पे उसको क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। ठीक है भाई। A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at the knife edges. Assume the bar to be uniform. ट्राई करोगे आप लोग? डिजाइन सबसे पहले आप बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ। क्या है? एक मेटल रॉड है, कितना लंबा है? 70 सेंटीमीटर, जिसको आप कैलकुलेशन में 70 सेंटीमीटर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 0.7 मीटर में चेंज करने पड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए। खुद का वेट कितना है इसका? अच्छा पहले तो दे देख ले। हाँ, खुद का वेट है कितना? 4 kg। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो पूरा मास हम कहां पे सोचेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। और सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में, पूरा बीच में यहां पे। और किधर वेट करेगा? इसका खुद का mg इधर लगेगा। ठीक है, यहां पर। और ये m कितना है यहां पर? 4 kg। ठीक है, चलिए। और ये कहां पे है? 2 नाइफ पे सपोर्ट किया हुआ है और दोनों एज पे है। दोनों एज से कितने दूरी पे है? 10-10 सेंटीमीटर। यहां से 10 सेंटीमीटर यहां। एक नाइफ एज ये है, दूसरा नाइफ एज ये है। और कितनी दूरी है यहां से यहां तक? 10 सेंटीमीटर। और ये यहां पर कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हाँ, एज से 10 सेंटीमीटर कह तो रहा है वो। क्लियर है? अगला पार्ट देखते हैं क्या। ए 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर दूरी। ये बीच में कितना पे होगा? 35। और यहां से 30 पे ले लेते हैं, तो इससे कितना होगा? 5। ये इधर है, कितना केजी है ये? 6 kg। तो 6 इंटू जी कर दें, चलेगा? 6g। और इसको हम लोग क्या कर सकते थे? 4g, है ना? 4g। बाद में g का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, ये इसके बीच में दूरी कितना है? ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? रिएक्शंस फ्रॉम दी, ये नाइफ है, इसका रिएक्शन कितना होगा? अगर ये 1 मान ले तो इसका हो जाएगा ये क्या? R1। और इसका कितना हो जाएगा? R2। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है। हो गया, सारा डायग्राम बन गया। कोई दिक्कत? डायग्राम बन गया तो भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। हमें क्या लगाना है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो आपका वो एकदम पूरा फिट है, बैठा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है। नहीं तो ये लीनियर मूव करता है, नहीं तो ये रोटेट करता है। हो गया? कोई दिक्कत? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो आपका समझिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आयन क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा? किधर है सारे फोर्सेस? सारे के सारे वाई एक्सिस, है ना? सारे के सारे वाई एक्सिस, तो बाकी एक्स जेड से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स अलोंग दी वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू कितना होगा? 0। इधर ध्यान दो, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स अलोंग दी वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। R1 पॉजिटिव होगा, ऊपर ले लिया। R1 पॉजिटिव, इधर लेते हैं -6g, ये भी -4g और प्लस R2। कोई दिक्कत यहां तक? हो गया ना? है ना? जो ऊपर है उसको पॉजिटिव ले लिया, जो नीचे है उसको नेगेटिव ले लिया। और तो कोई डायरेक्शन में तो है नहीं, है ना? तो R1 पॉजिटिव, -6g नेगेटिव, -4g नेगेटिव, R2 ऊपर है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका यहां से R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 10g। या फिर अगर उसको हम रहने देते हैं अभी 10g, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टॉर्क को कर ले। अच्छा, टॉर्क में क्या था कि किसी एक पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन होता है। यहां पे तो पिछले वाले चैप्टर में तो पूरा पॉइंट दिया हुआ था जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ठीक है। यहां पे तो कुछ नहीं दिया हुआ, यहां भी फिक्स, यहां भी फिक्स।
तो यू आर ओपन टू चूज, यू आर ओपन टू चूज कि कौन सा पॉइंट पे आप चाहते हो कि एक्सिस वहां से जाए। ठीक है, जब आप ओपन रहते हो तो फिर आपके दिमाग में बदमाशी ये आने लगता है कि हम वैसा चूज करें जहां पे हमारा कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाए। और हमें एक चीज पता है, जब भी टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम ऐसा पॉइंट चूज कर लें जहां पे ज्यादातर फोर्सेस वहीं पे एक्ट कर रहे हो जाके, उसके वजह से टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कम यानी तो कम से कम वो पॉइंट जरूर होना चाहिए जहां पे फोर्स लग रहा है। कहीं भी नहीं ले लेंगे, कहीं भी अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो हम ट्राई करेंगे वैसा पॉइंट ले लें जहां से जरूर कम से कम एक फोर्स तो जाए ही, अगर 2 जाए 3 जाए तो वो सारे फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे फोर्स उतने सारे टॉर्क। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 4 पॉइंट है जहां पे फोर्सेज लग रहे हैं। तो 4 में से किसी एक को हम क्या लेंगे, अपना एक्सिस वाला पॉइंट ले लेंगे। तो सबसे सिमेट्रिक और आसान यही लग रहा है, बीच वाला, है ना, क्योंकि इधर बीच में लेने से कोई, ये बगल में लेने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं। ये एंड पे तो ले ही नहीं सकते, नहीं तो चारों की वजह से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहां से हो जाएगा तो कम से कम ये mg वाले से तो बच जाएंगे हम, तो हम सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क अबाउट, इसका नाम कुछ दे देंगे, ओ दे देते हैं, टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, दो ही होगा। एक्सिस आपका ऐसे चला गया वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई की जेड, एक्स वाई जेड, जेड के डायरेक्शन में। अब यह होगा क्लॉकवाइज, यह होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले फोर्स से। इसके अबाउट क्या करेगा ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। इसके अबाउट क्लॉकवाइज, माइनस ले लेंगे। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स R1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, टोटल कितना है, 35। 35 में से 10 गया, अरे टोटल 35 है ना, 35 दूना 70 है टोटल। तो 35 में से 10 गया, 25 होगा, 25 होगा ना। वो तो उसकी बारी आएगी जब तब ना, अभी तो हम इसके अबाउट ले रहे हैं, वो बीच के अबाउट ले रहे हैं। यहां जहां R1 की वजह से ले रहे हैं हम लोग। तो R1 इंटू कितना डिस्टेंस आएगा, 25, 0.25 कर दें, ये नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद आए ये वाले फोर्स के पास, ये क्या करेगा इसको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये यस, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा इसके अबाउट। देखो नीचे गिर रहा है ना, इधर खींचेगा। ये हमारा जहां पे हमने इसको फिक्स किया, तो ऐसे करेगा। ये तो ऊपर कर रहा था क्लॉकवाइज, तो हमने माइनस कर दिया ना उसको, हाँ। और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हो जाएगा। फोर्स कितना है, 6G, और डिस्टेंस कितना है, 0.05। ठीक है, ये हो गया। अब खुद की वजह से 0 है ना, खुद की वजह से तो 0 हो जाएगा, mg की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। अब ये वाला बचा, ये वाला क्या करेगा इसके अबाउट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसके अबाउट ये ऐसे ऊपर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ही होगा ये भी। R2 ये डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये कितना है, ये भी उतना ही होगा, कितना, -0.25। ये सॉरी, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 0.25 ही होगा। 0.25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं जरा सा। ये हो जाएगा -0.25 R1, 6G, ये पॉइंट में ही रहने देता, तो ये हो जाएगा 0.05 और 6 पंचे 30, 0.3G। ठीक है, और उधर प्लस 0.25G, 0.25 R2, 0.25 R2 will be equal to 0। ठीक है, और ये दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा उधर जाके 0.25 R1 और माइनस 0.25 R2 इज इक्वल टू 0.3 G। ये R1 है, तो 0.25 कॉमन लेके उधर जाके भेज दें, हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.25 इंटू जी का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। ये काट दिया, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 दूना 10। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना, 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10G का मतलब कितना, 100 कर दे, और दूसरा है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा, 2R1 112। सो R1 विल बी इक्वल टू 112 बाई 2 कितना, 56 न्यूटन। 56 न्यूटन। अब कोई एक को यूज करके हम R2 भी निकाल सकते हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100, तो R2 हो जाएगा 100 माइनस R1 मतलब 100 माइनस 56, तो कितना हो जाएगा ये 44 न्यूटन। हो गया, R1 और R2 निकल गया, ये तो निकालना था। अरे 7-7 हो गया। ठीक है, मैथ का वापस से याद दिला दिया, मैथ पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसको एक बार घर पे जाके कीजिएगा। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरे 11th में फिजिक्स में सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए यहीं पे एंड करते हैं, और न्यूमेरिकल बुक से सॉल्व करना है। बुक है यहाँ पे, हाँ निकालो जरा। शॉर्ट क्वेश्चंस तो कर लो सारे, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहां नहीं आएगा। एनसीईआरटी लाए हो ना, रुको एनसीईआरटी से भी दे देता हूं, जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी से कर लेगा। पुरानी वाली बुक है क्या ये? लास्ट ईयर क्या? ये 7.8 कर लेना, ठीक है, 7.8 ट्राई करना, हो जाएगा। और भी है, चाइल्ड स्टैंड सेंटर रोप मेंटेन मोटर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं भी दे देता हूं जरा सा, सिर्फ मैं डायग्राम दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ डायग्राम दे रहा हूं। टोटल है ये 100 सेंटीमीटर पे, और दो इसमें ये है, ये 10 सेंटीमीटर पे इधर से, और ये 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और खुद का जो मास है इसका है 10 केजी, 10 केजी है, ठीक है।
और एक वेट यहां से 20 सेंटीमीटर पे लटका दिया है। वेट कितना केजी का? 10 केजी का। कितना पे है ये? 20 सेंटीमीटर पे लटका दिया है। ठीक है, तो निकालना है व्हाट विल बी R1 एंड व्हाट विल बी R2। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है।